तो पहले पार्ट में इसका हम समझे थे कि दो ऑब्जेक्ट यदि उसका कुछ ना कुछ मास है तो उसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो उसको पता करने के लिए पढ़े थे यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हम ये समझेंगे कि जो भी प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो किसी लॉज के आधार पर लगाता है, और ये बताए केपलर अपने लॉज में, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 लॉ दिया गया उनके द्वारा, 3 को लॉ दिया गया उनके द्वारा, और इन लॉज को समझने के लिए कुछ टर्म है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कि जो प्लैनेट मूव करता है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं करता है, वो इलिप्टिकल पाथ पे करता है। इलिप्टिकल पाथ क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सन जो प्लैनेट जो मूव करता है सन के चारों ओर, उनका वेलोसिटी फिक्स नहीं होता है, वेलोसिटी बदलता है उसका। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। जब वो सन के करीब होता है उसका वेलोसिटी बढ़ता है, और जैसे जैसे सन से उसका दूरी बढ़ते जाता है तो उसका वेलोसिटी घटते जाता है। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। अब जब सारा प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। इलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल, अंडाकार, अंडे जैसा आकार का। तो जो भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। और यदि एक इलिप्स है तो इसका दो फोकस होता है, इसमें दो फोकस होता है, एक होता है F1, दूसरा हो गया नाम इसका F2। ठीक है, अब एक चीज और क्या समझना है कि प्लैनेट जो होता है इसका वेलोसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हो सकता है किसी दो पोजीशन पे उसका वेलोसिटी सेम हो जाए। यदि हम समझें क्या इसका कहने का मतलब है, यदि एक प्लैनेट का एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ है, ये यदि अर्थ है, इसका वेलोसिटी यदि यहाँ पे v1 है तो हो सकता है कि यहाँ भी इसका एक पोजीशन आएगा जब इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1, लेकिन यहाँ यदि वेलोसिटी का बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v2, यहाँ पे यदि बात करेंगे हम तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा v3। इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एक जगह पे इसके पाथ पे कोई दो जगह ऐसा आ सकता है जहाँ पे वेलोसिटी उसका सेम हो, लेकिन अलग अलग जगह पर ऐसे देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा इसका डिफरेंट होगा। और क्या है कि जब ये प्लैनेट्स के क्लोज आके जाएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। प्लैनेट्स का सन के क्लोज जब कोई भी प्लैनेट्स आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्लैनेट से दूर होता हुआ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। इसको एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग आसान तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अभी उस चीज का मायने हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं रखता है, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अभी बस इस बात को याद रखते हैं कि जैसे जैसे प्लैनेट मूव करता है अर्थ से दूर जाता जाता है उसका वेलोसिटी चेंज होता है, घटता है। और सिंपल सा बात यदि समझे कि प्लैनेट का जो मोशन है उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहता है। चलो ठीक है, अब एक बात और समझते हैं कि यदि एक पोजीशन को हम पकड़ लिए, जैसे ये वाला पोजीशन को मान लेते हैं हम, ये P1 है। क्या है ये P1 है, P1 पोजीशन है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो दो फोकस से हम मेजर कर रहे हैं। कितने पोजीशन से मेजर कर रहे हैं? दो। पहले वाले फोकस से मेजर कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस का नाम दे दिए हम R1, और दूसरे वाले फोकस से जब इसका डिस्टेंस को मेजर कर दिए इसका नाम दे दिए हम R2। इससे हम समझना चाह रहे हैं कि मीन डिस्टेंस क्या होता है। लॉज में आगे आने वाला है थर्ड लॉ में कि मीन डिस्टेंस एक टर्म होता है और टाइम पीरियड एक टर्म है जो यूज में आने वाला है। इसलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं मीन डिस्टेंस को। मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो अपने ऑर्बिट में कोई भी एक पोजीशन पकड़ लिए, जैसे यहाँ पे P1 ले लिए हम, ये ले लिए पॉइंट P2 और यहाँ ले लिए पॉइंट P3। तो हर एक पॉइंट का दो दूरी है फोकस से, एक यहाँ से मेजर कर लिए और दूसरा यहाँ से मेजर कर लिए, दोनों रेडियस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। यदि हम P3 का बात करें तो यहाँ से मेजर करना शुरू किए तो ये हो गया एक दूरी, और दूसरा इसका दूरी हम ये वाले फोकस से लेंगे। बात दिमाग में आया? तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसका ले लेते हैं हम X1, इसका ले लेते हैं हम X2 दूसरे वाले फोकस से। किस वाले का ले तो इसका ले लेते हैं हम Y1 पहले वाले फोकस से, और ये ले लेते हैं हम Y2 दूसरे वाले फोकस से। हम समझना चाह रहे हैं मीन डिस्टेंस को। तो प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस होता है, तो मीन डिस्टेंस का मतलब होता है पहले वाले फोकस से उसका दूरी निकाल लीजिए R1, दूसरे वाले फोकस से इसका दूरी निकाल लीजिए तो वो हो गया R2, प्लस कर दीजिए उसको और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया मीन डिस्टेंस
प्लैनेट का कहां से? सन से। कहां से? सन से। ये होता है इसका मतलब। फिर यदि P2 का निकाले हम मीन डिस्टेंस, जब P2 पोजीशन है प्लैनेट का, तो इसका मीन डिस्टेंस यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो P2 का दूरी पहले वाले फोकस से, P2 का दूरी पहले वाले कितना दूरी है इसका? x1, और दूसरे वाले का दूरी कितना है? x2। ऐड कर दो उसको और डिवाइड कर दो कितने से? 2 से। अब यदि तीसरे का बात करेंगे हम, तीसरे वाले पॉइंट पे, तो इसका मीन डिस्टेंस क्या होगा? तो पहले वाले फोकस इसका दूरी क्या है? y1, और दूसरे वाले से y2। दोनों को ऐड कर दो, y1 प्लस y2/2, तो ये हो गया मीन डिस्टेंस। क्या हो गया ये? मीन डिस्टेंस। बात दिमाग में आया? yes. और ये मीन डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। मीन डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। तो अभी क्या समझे हम? दो चीज समझे। एक, वेलोसिटी जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, अलग अलग पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? अलग। जैसे जैसे प्लैनेट सन के करीब आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज। तो यदि हम इन तीन पॉइंट पे जगह पर बात करें, हम एक ले लेते हैं ये A, दूसरा ले लेते हैं हम B, और तीसरा ले लेते हैं हम C। तो A B C का यदि बात करें तो वेलोसिटी एट A, वेलोसिटी एट C का यदि बात करें हम, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे होगा? A पे। क्यों? क्योंकि वो सन के सबसे क्लोज है। उसके बाद वेलोसिटी कहां होगा? B। ज्यादा B पे। कहां पे होगा? B पे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दूरी सन से क्या हो गया इसका? ज्यादा बढ़ गया है। और C पे वेलोसिटी सबसे कम। इन तीनों में से कंपेयर यदि करेंगे हम A B C में, तो क्योंकि इस वाले पोजीशन का जो दूरी है सन से क्या हो गया? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हो गया, तो इसीलिए इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी सबसे कम होगा। तो यानी ये लिख सकते हैं वेलोसिटी एट A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट B ग्रेटर देन वेलोसिटी एट C। लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और दूसरा क्या चीज समझे कि मीन डिस्टेंस क्या होता है? तो दोनों वाले फोकस से उसका दूरी निकाल दो, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होता है? मीन। यदि हमको यहां तक इसका मीन डिस्टेंस निकालना है तो पहले वाले फोकस से दूरी r1, दूसरे वाले फोकस से दूरी r2, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या निकल गया? मीन डिस्टेंस। एंड टर्म था मेरे लिए समझना, वो ये था कि मीन डिस्टेंस क्या होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, और एलिप्स में 2 फोकस होता है। ठीक है, वो समझ लिए। और एक चीज समझना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि यदि प्लैनेट यहां से चलना शुरू किया, ये मान के चलो इसका स्टार्ट पोजीशन है, क्या है ये? स्टार्ट पोजीशन। क्या है ये? स्टार्टिंग पोजीशन है। यहां से चलना शुरू किया, यूं चलता गया, चलता गया, चलते गए, 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 फिर यहीं तक पहुंचा। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को उसका बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसका? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अभी क्या समझना है कि लॉज क्या होता है। जो जरूरत वाला टर्म था वो हम समझ लिए कि वेलोसिटी जैसे जैसे प्लैनेट दूर जाता जाता है उसका वेलोसिटी घटते जाता है, जैसे क्लोज जाता है वेलोसिटी बढ़ते जाता है। मीन डिस्टेंस क्या होता है? तो दोनों फोकस से उसका दूरी को निकाल लीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो मीन डिस्टेंस होता है। और प्लैनेट को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब लॉज पे आते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि प्लैनेट जो है, जो भी प्लैनेट है, वो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। किसमें लगाता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट कहने का मतलब अंडाकार, ओवल, अंडा जैसा आकार। सर्कुलर नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता। कैसा होता है? ओवल होता है, एलिप्टिकल। बात दिमाग में है? और प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। उस एलिप्स के किसी भी एक फोकस पे सन होगा, या तो इस वाले फोकस पे सन को मान लो और प्लैनेट को इसके चारों ओर चक्कर लगवा दो, या फिर इस वाले फोकस पे सन को मान लो तो यहाँ नहीं रहेगा सन, फिर और फिर सन को चारों ओर उसको क्या करो, प्लैनेट को चक्कर लगवा दो। तो इस एलिप्स में 2 फोकस होता है, किसी भी एक ही फोकस पे सन होगा और जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें प्लैनेट चक्कर लगाएगा। ये बोलता है पहला लॉ कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट इट्स वन ऑफ इट्स 2 फोकाई। प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और उस एलिप्स के 2 फोकस में से किसी भी एक फोकस में सन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लॉ। अब खुद से आप उसको लिख लीजिए। तो अब आते हैं दूसरा लॉ पे। दूसरा लॉ को समझने के लिए वही वेलोसिटी वाला टर्म को हमको यूज करना पड़ेगा।
कि वेलोसिटी जब नजदीक में था तो ज्यादा था और जब दूर गया तो वेलोसिटी उसका घट गया। अब हम क्या समझना चाह रहे हैं कि मान के चलो एक टाइम टी ले लेते हैं और एक वो टाइम इंटरवल होगा। मान के चलो ये एक लाइन है जो सन को प्लैनेट से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ये लाइन कौन सा लाइन है, वैसा लाइन जो सन को प्लैनेट से ज्वाइन कर रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन। ठीक है, अब मान के चलो इसका वेलोसिटी यहाँ पे भी है। क्या है वेलोसिटी? अब हम मान के चलो ऑब्जर्व करना शुरू किए इसको 10 दिन के लिए प्लैनेट को। एक बार जब यहाँ देखे तो 10 दिन के बाद देखे प्लैनेट यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो इस दौरान कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लैनेट्स, करेगा कि नहीं करेगा बोलो? हाँ करेगा। तो उस टाइम पे जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये होगा कि नहीं होगा? तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, देखो एक एरिया यहाँ पे स्वाइप किया है, कवर किया है, बोलो हाँ या ना? देखो एक एरिया यहाँ पे कवर हुआ है कि नहीं हुआ इस लाइन के द्वारा। यदि मान के चलो एक झाड़ू है तो झाड़ू यदि ऐसे जाएगा तो एक एरिया को बहारते हुए जाएगा, साफ करते हुए जाएगा। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन है, ये एरिया कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और कितने टाइम के लिए देखिए उसको, मान के चलो टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? टाइम लिए इसके लिए हम टी 10 सेकंड हो सकता है, 10 महीना हो सकता है, 10 दिन हो सकता है। बात दिमाग में है। एक इंटरवल यहाँ चूज किए, इतना ही टाइम के लिए प्लैनेट को मान के चलो हम यहाँ देंगे एक बार। तो यहाँ भी एक लाइन होगा जो ज्वाइन करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा? अब बताओ यहाँ से यहाँ वाले केस में वेलोसिटी कहाँ ज्यादा कहाँ कम होगा? यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, इस दौरान वेलोसिटी उसका ज्यादा रहेगा। तो ये 10 सेकंड के लिए मान के चलो 10 सेकंड में ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा कि 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाके वो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा? कहाँ ज्यादा होगा? ऊपर वाले केस में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वेलोसिटी प्लैनेट का क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि वो सन के करीब है, सन के करीब है। तो इस दौरान इसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। तो एक गिवन टाइम टी में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इसके किसके कंपेयर में? जब उतने ही टाइम के लिए टी टाइम के लिए, यदि यहाँ 1 महीना तो यहाँ भी 1 महीना हम लेंगे। तो 1 महीना में जितना डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा और 1 महीना में जितना डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा वो दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बताओ। अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों अलग होगा? क्योंकि इस दौरान वेलोसिटी ज्यादा था तो 1 महीना में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और इस 1 महीना में जो है इसका वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गया है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता? यहाँ स्पीड ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम दोनों ही केस में सेम है कि नहीं है? तो यहाँ भी ये लाइन है जो प्लैनेट को सन से ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ भी एक बार ये झाड़ू लगाए, यहाँ भी झाड़ू लगाए कि नहीं लगाया? बताओ। ये झाड़ू लगाने का मतलब हुआ ये किसके द्वारा? ये लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सा लाइन है ये? जो लाइन प्लैनेट को सन से ज्वाइन करा हुआ है। यहाँ भी वो लाइन है, यहाँ भी वो लाइन है, यहाँ भी वो लाइन है कि नहीं है? तो यहाँ भी एक एरिया होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला भी एक एरिया है कि नहीं है? तो इसका नाम दे देते हैं हम A1, इसका नाम दे देते हैं हम A2। ये लॉ क्या बताता है ना कि ये जो लाइन के द्वारा एरिया स्वाइप हुआ है एक टी टाइम में यहाँ पे, और ये लाइन के द्वारा उतने ही टाइम में यहाँ जो एरिया स्वाइप किया है वो इक्वल होगा। क्या होगा? एरिया इक्वल। यानी कि कहने का मतलब है कि A1 इज इक्वल टू A2, मतलब जितना एरिया ये वाला है उतना एरिया ये होगा। ये बोले केपलर का सेकंड लॉ। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे बताएंगे, लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि टाइम इंटरवल यहाँ पे और टाइम इंटरवल यहाँ पे इक्वल ले लिए हम, तो जो लाइन सन को प्लैनेट से ज्वाइन करके रखा है वो इक्वल एरिया को स्वाइप करेगा। बात दिमाग में आया? लाइन सेकंड लॉ से क्या पता चला कि जो लाइन
प्लैनेट को सन से ज्वाइन करता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप करेगा। यदि ये वाला टाइम को हम सेम रख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ प्लैनेट को 1 महीना तक हम देखें और यहाँ भी प्लैनेट को हम 1 महीना तक देखें, तो दोनों ही केस में जो ये वाला लाइन के द्वारा एरिया स्वाइप होगा वो इक्वल होगा। ये दूसरा लॉ बताया गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ। चलो तीसरा लॉ क्या बोलता है? तीसरा लॉ को समझने के लिए वही टाइम पीरियड वाला बात यूज करेंगे। मान के चलो एक प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन और चलता गया यहाँ पे पहुंच गया। तो एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसका? टाइम पीरियड। एक चक्कर को लगाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको टाइम पीरियड। ये वाला टाइम अलग था, बोलते हैं इंटरवल चूज किए थे, हम ये टाइम इंटरवल चूज किए थे। ठीक है, ये टाइम एक इंटरवल था, लेकिन यहाँ जो टाइम टी लिए मान लो कैपिटल टी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल टी क्या है? तो एक चक्कर लगाने में अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर प्लैनेट को जितना समय लगा है वो उसका क्या कहलाया? टाइम पीरियड। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। तो तीसरा लॉ क्या बोलता है ना कि जो ये एक और चीज समझे थे ना कि मीन डिस्टेंस, तीसरा लॉ में वो दोनों चीज का इस्तेमाल होता है। वो क्या बोलता है ना, ये क्यूब ऑफ जो मीन डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर का। मतलब मीन डिस्टेंस प्लैनेट का निकालना सीखे थे कि नहीं सीखे थे कि मीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो मान के चलो कोई एक पोजीशन पकड़ लो, ये वाला पोजीशन, ठीक है, ये वाला पोजीशन पकड़ लो, यहाँ से इसका दूरी निकाल लो, मान के चलो है r1 और यहाँ से इसका दूरी निकाल लो, अब मान के चलो इसका नाम है r2। और मीन डिस्टेंस से निकालना, ये r वाला जो बात है, ये r कैसे पता किए थे? तो r इज इक्वल टू हो गया था r1 प्लस r2 बाय 2। तो मीन डिस्टेंस यही वाला है, यही वाला चीज है, वो मीन डिस्टेंस है। इसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर का। ये कौन सा टाइम है? तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा वो टाइम है ये। और लॉस क्या बोलता है? रेडियल मीन डिस्टेंस का क्यूब। किसका क्यूब? मीन डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के स्क्वायर के, टाइम पीरियड के स्क्वायर के। लॉस क्या बोलता है इसका? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड। बात दिमाग में आया? एक चक्कर को लगाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? तो जो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट का उसका क्यूब। ठीक है, अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन यदि लाते हैं तो क्या होता है? r का क्यूब इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जो हटाए हैं तो एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये कोई भी एक कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट होगा कोई सा भी। और इससे क्या पता चला? तो ये टाइम के स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? r का क्यूब बाय टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? r का क्यूब बाय टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो तीसरा लॉ से क्या पता चला हमको? जो मीन डिस्टेंस है, क्या है? मीन डिस्टेंस किसका? प्लैनेट का। कहां से? सन से। कहां से? सन से। हाँ, वो मीन डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो एक बार समरी करते हैं फिर से। फर्स्ट लॉ में पता चला हमको कि प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव करके एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, और उस एलिप्स के दो फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या होगा? सन होगा। ठीक है, दूसरा लॉ से क्या पता चला कि प्लैनेट को ऑब्जर्व किया हम 2 बार और दोनों बार टाइम पीरियड हम क्या रखें? सेम रहे। तो जो लाइन प्लैनेट को सन से ज्वाइन कर रहा था वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप कर रहा था। मतलब इस टाइम में जितना ये वाला लाइन एरिया स्वाइप किया, ये वाला ब्लैक वाला जो नजर आ रहा है, और उतने ही टाइम के लिए यहाँ जो एरिया स्वाइप किया है वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो लाइन प्लैनेट को सन से ज्वाइन करता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वाइप करता है। ठीक है, तीसरा लॉ में क्या पता चला कि जो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस है
वो उसका क्यूब डायरेक्टली डिपेंड होता है टाइम पीरियड के स्क्वायर का। ठीक है, अब इसमें से न्यूमेरिकल्स कुछ कर नहीं सकते हैं, जो था केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बस वो यही तीन है, इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए।